तो पार्टिसिपल्स को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात करें या ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात करें। अक्सर यही क्वेश्चन सुनने को मिलता है, सर पार्टिसिपल पर एक वीडियो बनाइए, सर पार्टिसिपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, हमेशा कंफ्यूज कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल वीडियो बनाए ताकि पार्टिसिपल को लेकर के आपके जो भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो सब एक वीडियो को देखकर ही क्लियर हो जाए और आप पार्टिसिपल को बहुत अच्छे से यूज करने लगे। अब पार्टिसिपल जो होते हैं इनको यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे इंप्रेस नहीं होंगे, आपकी इंग्लिश क्लासी नहीं होगी, स्टैंडर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन पार्टिसिपल को यूज करके अपने सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बोल पाएंगे, क्लासी इंग्लिश बोल पाएंगे, जो ना सिर्फ आपको बोलने में अच्छा महसूस कराएगी बल्कि सुनने वालों को भी इंप्रेस करेगी। और मैं आपको बता चुका हूं, ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये क्या होते हैं? वर्ब्स, यानी ऐसी वर्ब्स जो एडजेक्टिव के गुण रखती है। और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। यानी कि अगर ये काम जो एडजेक्टिव करता है, अगर ये काम वर्ब करने लगे तो उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल्स। और वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म ये काम करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल का काम करते हैं, यानी एडजेक्टिव का काम करते हैं। अगर थर्ड फॉर्म ये काम करती है तो उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और अगर आईएनजी फॉर्म ये काम करे तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं इन डिटेल्स विद एग्जांपल्स, ताकि आज से हम लोग इन पार्टिसिपल को यूज कर पाए और इंप्रेसिव इंग्लिश बोल पाए बिल्कुल आसानी से। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपल्स की, जब वो एडजेक्टिव का ही काम कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का, क्योंकि पार्टिसिपल के और भी रोल हैं। तो यहां पर ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, इट सेज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑन माय राइट हैंड साइड इट सेज पास्ट पार्टिसिपल। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊं। तो देखिए ये कह रहा है बोरिंग और यहां पर लिखा है बोर्ड। तो बोरिंग आईएनजी फॉर्म है इसलिए उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे हैं, और बोर्ड थर्ड फॉर्म है इसलिए उसे पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे हैं। अब ये बोरिंग का मतलब है ना कि ये काम करेगा, राइट? और बोर्ड का मतलब है इस पर ये काम हो चुका है, ये प्रभावित हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार जो मेरा फ्रेंड है ना बहुत बोरिंग है, राइट? बहुत बोरिंग है, ये जो मूवी है ना ये बहुत बोरिंग है। और इस मूवी को देख करके, इस बोरिंग मूवी को देख करके मैं कैसा हो गया हूं? बोर्ड हो गया हूं, राइट? हम ये नहीं कह सकते बोर्ड मूवी बोर नहीं हुई है, मूवी बोरिंग करने वाली है, यानी ये प्रभाव डालेगी। और इस प्रभाव को जिस पर डाला जाएगा वो कैसा हो जाएगा? बोर्ड हो जाएगा। जैसे दूसरा वर्ड है टायरिंग। टायरिंग मतलब जो थका दे, थका हुआ नहीं, जो थका दे। और टायर्ड मतलब कि थका हुआ। जैसे ये टायरिंग जर्नी करके मैं टायर्ड हो गया, ये बोरिंग मूवी देख के मैं बोर्ड हो गया। तो जो पास्ट पार्टिसिपल है ये कहता है कि ये प्रभाव पड़ चुका है, ये एक्शन हो चुका है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो कह रहा है कि इसमें ये क्वालिटी है, ये प्रभाव रखती है कि ये इसको प्रभावित कर सकती है, किसी को प्रभावित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यार मूवी ना बहुत इंटरेस्टिंग है जिस वजह से मैं इसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हूं। मूवी कैसी है? इंटरेस्टिंग है, और इसको देखने के लिए मैं कैसा हूं? इंटरेस्टेड हूं। उसकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, इसीलिए मैं उससे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। यार ये जो जानकारी तुमने मुझे दी थी ना ये बहुत कंफ्यूजिंग थी। ये जो प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रहा था बहुत कंफ्यूजिंग था। ये जो आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था ये बहुत कंफ्यूजिंग था, और ये कंफ्यूजिंग आर्टिकल पढ़ के, ये प्रोजेक्ट पे काम करके मैं क्या हुआ? कंफ्यूज्ड हो गया। तो कंफ्यूजिंग चीज थी जिसने मुझे कंफ्यूज्ड बना दिया। इसी तरह फ्रस्ट्रेटिंग, यानी कि जिसके अंदर ये चीज है कि वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, उससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार ये जो कस्टमर था ना इससे बात करने से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो ये कस्टमर कैसा था? फ्रस्ट्रेटिंग था। तो कस्टमर वॉज फ्रस्ट्रेटिंग और उससे बात करके मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। एक्साइटिंग, यार ये जो ट्रिप थी ना बहुत एक्साइटिंग थी, जिस वजह से मैं इस पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ट्रिप कैसी थी? एक्साइटिंग, और मैं कैसा था? एक्साइटेड। जैसे यार ये ट्रिप बहुत एक्साइटिंग है और इस पर जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं।
मैं बहुत उत्साहित हूं। इसी तरह डिप्रेसिंग, कोई चीज है जो आपको डिप्रेस कर सकती है और जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार ये सिचुएशन बहुत डिप्रेसिंग थी जिस वजह से मैं डिप्रेस्ड हो गया। सिचुएशन कैसी थी? डिप्रेसिंग, और मैं कैसा हो गया उस वजह से? डिप्रेस्ड हो गया। यार ये सिचुएशन ना बहुत एम्बैरेसिंग थी, यानी कि शर्मिंदा कर देने वाली थी, और जिस वजह से, इस सिचुएशन की वजह से मैं कैसा फील कर रहा हूं? एम्बैरेस्ड। सो एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी जिस वजह से मैं एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूं। यार ये बहुत ही अमेजिंग मूवी थी और इसको देख करके मैं अमेज्ड हो गया। ये परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग थी, इसको देख करके मैं अमेज्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये बताता है कि ये चीज, ये गुण रखती है चीज, राइट? उसको क्वालिफाई करने के लिए इसका एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल कह रहा है ये चीज प्रभावित हो चुकी है, राइट? दिस इज डन, इंपैक्टेड है, तब हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं पार्टिसिपल के और क्या यूज होते हैं। फॉर स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में होना, यानी आप उसमें हैं, आप उसमें हैं। जैसे पापा घर पर हैं, मैं गुस्सा हूं, वो खुश है, राइट? हम उस सिचुएशन में हैं, उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। सो यहां पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, कह रहा है बीइंग एक्साइटेड। कैसा होकर के? एक्साइटेड होकर के, यानी कि मेरी सिचुएशन क्या है इस समय? एक्साइटेड है, और मैंने क्या करना शुरू कर दिया? मैंने नाचना शुरू कर दिया। तो बीइंग एक्साइटेड आई स्टार्टेड डांसिंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आपने देखा, बीइंग एक्साइटेड आई स्टार्टेड डांसिंग, यानी कि एक्साइटेड होकर के मैंने डांस करना शुरू कर दिया। वहीं अगर मैं बोलूं कि थक करके, तो मैं बोलूंगा बीइंग टायर्ड, थक करके। मैं बैठ गया, आई सैट डाउन, थक करके मैं बैठ गया। बीइंग टायर्ड आई सैट डाउन। डिप्रेस होकर के, डिप्रेस होकर के मैं कैसा हो गया? डिप्रेस्ड हो गया। तो बीइंग डिप्रेस्ड, बीइंग डिप्रेस्ड, बीइंग डिप्रेस्ड। मैंने क्या किया? लेट्स से आई स्टार्टेड ईटिंग चॉकलेट। मैंने चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, मीठा खाने से थोड़ी टेंशन कम होती है, थोड़ा अच्छा महसूस होता है, थोड़ी एनर्जी मिलती है। आई स्टार्टेड ईटिंग चॉकलेट। मैंने चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। कैसा होकर के? डिप्रेस होकर के, यानी कि वो मेरा स्टेट ऑफ बीइंग था। मैं किस अवस्था में था? डिप्रेशन में था। बीइंग डिप्रेस्ड आई स्टार्टेड ईटिंग चॉकलेट। बीइंग टायर्ड आई सैट डाउन, थक करके मैं बैठ गया। सो यहां पर हमें एक एडजेक्टिव लगाना है। अब वो एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि ये थर्ड फॉर्म में ही हो, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में ही हो, हम दूसरे रूप में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग सैड, बीइंग सैड, सैड होकर के ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। और जैसे शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग। सैड होकर वो रोने लगी। सो बीइंग सैड शी स्टार्टेड क्राइंग। अब जरूरी नहीं है कि आप इन सेंटेंसेस को इसी तरह से बनाएं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप पार्टिसिपल का यूज करते हैं व्हाइल फ्रेमिंग सेंटेंसेस, तो आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी क्लासी हो जाएगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी। अदरवाइज आप इसे सिंपल सेंटेंसेस में भी बना सकते हैं। आप कह सकते हैं दैट आई वॉज एक्साइटेड आई स्टार्टेड डांसिंग। तो आपके दो सेंटेंस बन जाएंगे, लेकिन सिंपल, छोटे छोटे, राइट? हम वही चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमारी जो इंग्लिश हो वो थोड़ी स्टैंडर्ड हो जाए। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस है, बीइंग टायर्ड आई सैट डाउन, तो आप कह सकते हैं आई वॉज टायर्ड आई सैट डाउन, मैं थका हुआ था, मैं बैठ गया। आई वॉज डिप्रेस्ड आई स्टार्टेड ईटिंग चॉकलेट, मैं डिप्रेस था, मैंने चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। आई वॉज सैड और शी वॉज सैड शी स्टार्टेड क्राइंग, वो दुखी थी, सैड थी, उसने रोना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको इस तरह से नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आप इसे दो सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इतना इंप्रेस नहीं करेगा, उतना स्टैंडर्ड साउंड नहीं करेगा। जबकि अगर आप पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत इंप्रेसिव भी लगेगा, स्टैंडर्ड भी लगेगा। तो ये है पहला यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल का, कि किस तरीके से हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लगाना है बीइंग और उसके साथ रखना है एडजेक्टिव और फिर अपना सेंटेंस ऐड कर देना है। जैसे बीइंग अनॉयड, गुस्सा होकर के, किस तरह का होकर के, बीइंग अनॉयड, उसने सबको डांटा, ही स्कोल्डेड एवरीवन। नाराज होके, गुस्सा होके उसने सबको डांटा, बीइंग अनॉयड ही स्कोल्डेड एवरीवन। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं टू साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ में। अगर दो एक्शन एक साथ में हो रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेड पर लेटकर मैं पेपर पढ़ रहा था। तो कैसी पोजीशन में था मैं? बेड पर लेटा हुआ था और पेपर पढ़ रहा था। लाइंग ऑन द बेड आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे सड़क के किनारे खड़ा होकर मैं बस का इंतजार कर रहा था। सड़क के किनारे खड़ा होकर मैं बस का इंतजार कर रहा था, यानी मेरी पोजीशन क्या थी? सड़क के किनारे की थी। तो मैं कहां था? स्टैंडिंग। तो मैं कहां हूं? स्टैंडिंग पोजीशन में हूं। तो स्टैंडिंग और सड़क के किनारे, एट रोड साइड या फिर अलोंग साइड द रोड। स्टैंडिंग अलोंग साइड द रोड, standing alongside the road, I was waiting for the bus. सड़क के किनारे खड़ा होकर मैं बस का इंतजार कर रहा था। तो standing alongside the road, I was waiting for the bus. चेयर पर बैठकर मैं टीवी देख रहा था। Sitting on a chair, I was watching TV. Sitting on a chair, I was watching TV. So यहां पर आप देख सकते हैं कि दो साइमल्टेनियस एक्शन हो रहे हैं। मैं चेयर पे बैठा हुआ हूं और मैं टीवी देख रहा। तो यहां पर इन दोनों के लिए भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो सेकंड यूज क्या है? जब दो साइमल्टेनियस एक्शंस हो तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड यूज देखते हैं। थर्ड यूज है जब दो एक्शंस हो रहे हो और बैक टू बैक हो रहे हो, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। सो दो एक्शंस बैक टू बैक, बीच में कोई टाइम गैप नहीं। जैसे शेर को देखकर सब लोग भागने लगे या सब लोग भाग गए। शेर को देखकर सब लोग भाग गए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि शेर को उन्होंने देखा होगा, उसका डिस्कस किया होगा कि कौन कहां भागेगा, यानी कि ये एक्शन तुरंत तुरंत हुआ होगा, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। जैसे शेर को देखकर सब लोग भाग गए। सीइंग अ लायन एवरीवन रैन अवे। सीइंग अ लायन एवरीवन रैन अवे। मुझे आता देखकर, मुझे आता देखकर, सीइंग मी कमिंग, सीइंग मी कमिंग। मेरे दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया। माई फ्रेंड्स स्टॉप्ड टॉकिंग। मुझे आता देखकर मेरे दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया। सीइंग मी कमिंग, माई फ्रेंड्स स्टॉप्ड टॉकिंग। इसी तरह अपना बैग लेकर मैं अपने कमरे में चला गया। अपना बैग मैंने उठाया और मैं अपने कमरे में चला गया। सो अपना बैग उठाकर मैं अपने कमरे में चला गया। तो बीच में कोई गैप नहीं है। तो अगर कोई टाइम गैप नहीं है तो हम बोल सकते हैं पिकिंग अप माई बैग, I went into my room. I went into my room.
पिकिंग अप माई बैग आई वेंट इन टू माई रूम। तो अगर दो एक्शंस हो रहे हैं और उनके बीच में कोई गैप नहीं है तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल्स में देखा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बस को आता देखकर सब लोग दौड़ने लगे या सब लोग इसकी ओर दौड़ने लगे। तो बस को आता देख करके ये काम हुआ है, सीइंग द बस। और बस कैसी है, आ रही है, सीइंग द बस कमिंग, सीइंग द बस कमिंग। एवरीवन, सब लोग इसकी ओर दौड़ने लगे। एवरीवन स्टार्टेड रनिंग, एवरीवन स्टार्टेड रनिंग। और इसकी ओर टूवर्ड्स। So seeing the bus coming, everyone started running towards it. तो ये काम तुरंत हुआ, बीच में कोई गैप नहीं था। जैसे ही नजर पड़ी बस आ रही है, लोग दौड़ने लगे इसकी ओर। So seeing the bus coming, everyone started running towards it. ये है इसका थर्ड यूज। नेक्स्ट यूज देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही अभी हम लोग समझ रहे हैं। अगर कोई एक्शन चल रहा है, हो रहा है, जब कुछ और होता है, तो वहां पर भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। एग्जाम्पल से ये बात आपके समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि वो मेरे पास रोते हुए आई, तो जिस समय वो मेरे पास आई उस समय एक एक्शन और भी था ना कंटिन्यू पोजीशन में, एंड दैट वाज उसका रोना। तो शी केम टू मी, वो मेरे पास आई और कैसे आई, रोते हुए। शी केम टू मी क्राइंग, वो दौड़ता हुआ आया। ही केम रनिंग, ही केम रनिंग। वो हंसता हुआ आया। He came laughing. वो हांफता हुआ आया। He came, और हांफने के लिए पैंट वर्ड होता है, he came panting. He came panting. वो हांफता हुआ आया। वहीं अगर मैं बोलूं कि वो चलता हुआ आया तो मैं बोलूंगा he came walking. गाता हुआ आया, he came singing. वो घर गाने गाता हुआ आया, he came home singing songs. He came home singing songs. So ये चार uses हैं apart from that पार्टिसिपल जिसको हम यूज कर रहे थे एज एन एडजेक्टिव, जिसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव पार्टिसिपल। उसके अलावा भी देखिए चार जगह पे हम इसे यूज कर रहे हैं। तो आई हैव मेड अ स्मॉल स्टोरी, जिसको अभी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ताकि ये पॉइंट हमें समझ में आ जाए। तो कह रहा है कि मैंने एक कुत्ते को भौंकते सुना। मैंने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना। तो क्या कर रहा था वो कुत्ता, वो भौंक रहा था। तो मैंने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना। तो इसे हम कह सकते हैं HEARD, हर्ड अ डॉग। मैंने कुत्ते को सुना, आई हर्ड अ डॉग। और वो क्या कर रहा था, जैसे अभी था ना कमिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, वैसे ही वो बार्किंग। सो आई हर्ड अ डॉग बार्किंग। मैंने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कुछ लोग कुत्ते को पत्थर से मार रहे थे। So reaching there, I saw some people. अब वो लोग उसे पत्थर से मार रहे थे, यानी उसकी ओर पत्थर फेंक रहे थे, throwing और hitting. Some people hitting the dog with stones. Reaching there, I saw some people hitting the dog with stones. वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कुछ लोग कुत्ते को पत्थर से मार रहे थे। I saw some people hitting the dog with stones. मुझे देखकर उन लोगों ने पत्थर मारना बंद कर दिया। तो कब बंद किया उन्होंने, जब मुझे देखा। तो seeing me, उन लोगों ने, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, they stopped. पत्थर मारना बंद कर दिया। They stopped throwing stones. They stopped throwing stones.
सीइंग मी, मुझे देखकर उन लोगों ने पत्थर मारना बंद कर दिया। तो सीइंग मी दे स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स। डर के मारे कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। डर के मारे यानी कि वो उसकी स्टेट क्या थी, वो डरा हुआ था। तो बीइंग स्केयर्ड द डॉग was barking. Being scared, the dog was barking loudly. So being scared, उसकी स्टेट क्या है, scared, डरा हुआ है वो। जैसे था being tired, थक करके, तो डर करके, डर के मारे, being scared, the dog was barking loudly. गुस्सा होकर मैंने उन्हें डांटा। अब मैं कैसा हो गया हूं, गुस्सा हो गया हूं, मेरी स्टेट क्या है, मैं गुस्सा हूं। तो बीइंग एंग्री आई स्कोल्डेड देम। स्कोल्ड माने डांटना, मैंने उन्हें डांटा, आई स्कोल्डेड देम। गुस्सा होकर मैंने उन्हें डांटा, बीइंग एंग्री आई स्कोल्डेड देम। वापस आकर मैं फिर से नॉवेल पढ़ने लगा। वापस आकर मैं फिर से नॉवेल पढ़ने लगा। सो वापस आकर रीचिंग बैक या कमिंग बैक, कमिंग बैक आई अगेन स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल। सो वापस आकर कमिंग बैक आई अगेन स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल, यानी कोई गैप यहां पर नहीं है, इस वजह से हम लोग यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं। मैं वापस आया और मैं फिर से नॉवेल पढ़ने लगा। सो कमिंग बैक आई अगेन स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल। सो मैं कुर्सी पर बैठकर नॉवेल पढ़ रहा था। सो दो साइमल्टेनियस एक्शन है, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और मैं नॉवेल पढ़ रहा हूं। सो सिटिंग ऑन अ चेयर I was reading newspaper. So sitting on a chair, I was reading newspaper. मैं कुर्सी पर बैठकर नॉवेल पढ़ रहा था। So sitting on a chair, I was reading newspaper. Let me color this. Alright. So I hope प्रेजेंट पार्टिसिपल अब क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने देखा जो पार्टिसिपल है उनको हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा जो एडजेक्टिव फॉर्म है उसे आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म दो रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। फिर हमने देखा जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसके और क्या यूज है एडजेक्टिव बनने के अलावा। तो हमने देखा एक स्टेट ऑफ बीइंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमने देखा अगर दो साइमल्टेनियस एक्शन हो रहे हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमने देखा अगर दो एक्शंस हो रहे हो और उनके बीच में कोई गैप ना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई चीज हो रही हो जिस समय पे दूसरी चीज चाह रही हो वो भी चल रही हो तो उस जगह पर भी हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। सो आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। हम सबको पता है पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव। यहां पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहला रूप क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं नाउन के साथ में। जैसे मैंने एक इंजर्ड आदमी को यानी कि घायल आदमी को, अभी उसकी अवस्था कैसी है, वो प्रभावित हो चुका है घायल होने के एक्शन से, तो वो इंजर्ड है। तो आई सॉ एन इंजर्ड मैन, और वो क्या कर रहा था, क्रॉसिंग द रोड। कैसा आदमी क्रॉस कर रहा है रोड, जो घायल है, वो उससे प्रभावित हो चुका है। So I saw an injured man crossing the road. उन्होंने मुझे एक इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल उपहार में दिया। So उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया, they gifted me a used mobile. कैसा मोबाइल, जो पहले से इस्तेमाल किया जा चुका है, used। बहुत से लोग सेकेंड हैंड वर्ड यूज करते हैं, उसकी जगह आप लोग used वर्ड यूज कर सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड साउंड करेगा। So they gifted me, उन्होंने मुझे उपहार में दिया कैसा मोबाइल, जो इस्तेमाल में लाया जा चुका था। They gifted me a used mobile. वो एक चोरी की गाड़ी को चला रहा था, तो he was driving a stolen car. कैसी कार, जो चोरी हो चुकी है, stolen car. मुझे मेरी खोई हुई घड़ी मिल गई। कैसी घड़ी, जो खो चुकी थी। I found my lost
वॉच। वो एक टूटी हुई चेयर पर बैठा था। He was sitting on a broken chair. He was sitting on a broken chair. वो एक टूटी हुई कुर्सी में बैठा था। तो थर्ड फॉर्म का मतलब है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है और इसका मतलब है कि वो चीज हो चुकी है, वो प्रभाव पड़ चुका है। इंजर्ड मैन, यूज्ड मोबाइल। तो यहां पर हम इनके साथ में देखिए नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर हमने लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में नाउन। एंड लेट मी हाईलाइट दिस। सो यूज्ड मोबाइल, स्टोलन कार, लॉस्ट वॉच एंड इसी तरह ब्रोकन चेयर। तो ये है इसका पहला यूज पास्ट पार्टिसिपल का। सेकेंड यूज है कि हम इसको फ्रेजेस में इस्तेमाल करते हैं। फ्रेजेस में जैसे, और ये फ्रेजेस आपको न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत ज्यादा संख्या में मिलने वाले हैं गाइस। तो अगर आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, यानी कि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे इंग्लिश के और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस आपको वहां पर बहुत मिलेंगे। जैसे द मैन किल्ड बाय द रॉबर्स। कौन सा मैन? जिसको रॉबर्स ने मार दिया। द मैन किल्ड बाय द रॉबर्स। वो कौन था? वॉज अ रिपोर्टर। एक रिपोर्टर था, एक पत्रकार था। सो द मैन किल्ड बाय द रॉबर्स वॉज अ रिपोर्टर। तो यहां से लेके यहां तक, रॉबर्स तक, ये है हमारा फ्रेज। द मैन किल्ड बाय द रॉबर्स। कैसा व्यक्ति? जो किल्ड किया गया था रॉबर्स के द्वारा, और वो क्या था? एक रिपोर्टर था। द गर्ल किडनैप्ड लास्ट वीक। कौन सी लड़की? जिसको पिछले हफ्ते किडनैप किया गया था। द गर्ल किडनैप्ड लास्ट वीक वॉज फाउंड डेड। उसकी डेड बॉडी मिली। द गर्ल किडनैप्ड लास्ट वीक वॉज फाउंड डेड। द मैन फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज वाइफ। द मैन फ्रस्ट्रेटेड, कैसा व्यक्ति है? फ्रस्ट्रेट हो चुका है बाय हिज वाइफ, लेफ्ट होम, ने घर छोड़ दिया। द डायरेक्टर अमेज्ड बाय द पैशनेट एक्टिंग। जो डायरेक्टर था वो अमेज्ड हो गया, प्रभावित हो गया बाय द पैशनेट एक्टिंग, और ऐसे किसी की भी पैशनेट एक्टिंग। एंड ही गिफ्टेड द एक्टर अ BMW। उसने BMW गिफ्ट कर दिया एक एक्टर को उसकी एक्टिंग से अमेज्ड होकर के, क्योंकि उसने इतना पैशन डाल दिया था अपनी एक्टिंग में। द चेयर बॉट ऑन संडे। वो चेयर जिसको हमने संडे के दिन खरीदा था। द चेयर वी बॉट ऑन संडे इज वेरी कंफर्टेबल। भाई बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है। कौन सी चेयर? जो हमने खरीदी थी संडे को। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाली जा रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये फ्रेजेस के रूप में यूज हो रहा है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल के दो यूज है। एक इसको हम डायरेक्ट नाउन के साथ यूज कर रहे हैं और दूसरा हम पूरा फ्रेज इसके साथ यूज कर रहे हैं। अब आते हैं थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। सो सबसे पहले देखते हैं जो परफेक्ट पार्टिसिपल है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग हैविंग का इस्तेमाल भी करते हैं। तो पहले देखते हैं अगर हमें एक्टिव वॉइस बनाना होगा तो किस तरीके से हम बनाएंगे। जैसे अभी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा था कि अगर दो एक्शन हो रहे हो और उनके बीच में कोई टाइम गैप ना हो तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में गैप हो, उनके बीच में गैप हो तो हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे घर पहुंचकर मैंने खाना बनाया, यानी मैं आराम से घर पहुंचा, उसके बाद मैंने जो भी करना था वो किया और उसके बाद मैंने खाना बनाया, यानी बीच में गैप है। ऐसा नहीं कि मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सीधे खाना बनाने लगा। सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम बोलेंगे हैविंग रीच्ड होम, कॉमा आई कुक्ड फूड। हैविंग रीच्ड होम आई कुक्ड फूड, घर पहुंचकर मैंने खाना बनाया। तो अगर हम इसे सिंपल वे में बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो हम बोलेंगे आई रीच्ड होम आई कुक्ड फूड। लेकिन अगर हम उसे स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं और ज्यादा जैजी बनाना चाहते हैं और ज्यादा इंप्रेसिव और क्लासी बनाना चाहते हैं तो हम लोग पार्टिसिपल यूज करेंगे और यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज होगा क्योंकि टाइम गैप है। तो हैविंग रीच्ड होम आई कुक्ड फूड।
घर पहुंचकर मैंने खाना बनाया। हैविंग हैड फूड आई वेंट टू द टेरेस। खाना खाने के बाद मैं टेरेस पर चला गया, यानी छत पर चला गया। खाना खाने के बाद आई हैड माई फूड आई वेंट टू द टेरेस। सो आफ्टर हैविंग माई फूड या फिर हैविंग हैड माई फूड, तो हम और ज्यादा क्लासी बना सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करके। हैविंग हैड फूड आई वेंट टू द टेरेस। मैं टेरेस पे गया, छत पर गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऑफिस पहुंचकर मैं कैफेटेरिया गया। कैफेटेरिया का मतलब होता है कैंटीन, तो ये एक मॉडर्न वर्ड है जो एमएनसीज वगैरह में यूज होता है, कैफेटेरिया। तो हैविंग रीच्ड ऑफिस पहुंचकर, हैविंग रीच्ड ऑफिस आई वेंट टू द कैफेटेरिया। और क्यों गया मैं? टू हैव टी। मैं चाय पीने कैफेटेरिया में गया। कब गया? ऑफिस पहुंचकर। तो हैविंग रीच्ड ऑफिस आई वेंट टू द कैफेटेरिया टू हैव टी। मैं ऑफिस पहुंचा, उसके बाद मैं अपना सिस्टम ऑन किया होगा, अपनी चीजें इधर उधर रखी होंगी, लोगों से मिला होऊंगा, और उसके बाद मैं कैफेटेरिया में गया चाय पीने के लिए, यानी बीच में गैप था, तो मैं बोलूंगा हैविंग रीच्ड ऑफिस आई वेंट टू द कैफेटेरिया टू हैव टी। यहां पर हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। अब अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ हैविंग के साथ में हमें बीन जोड़ देना है। हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस है वो लग जाएगा। जैसे डांट खाने के बाद या डांट खाकर वो रोने लगा, तो डांटने का काम जिसने किया है उसका जिक्र यहां पर नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो हम बोलेंगे हैविंग बीन स्कोल्डेड। आप चाहें तो गाइस बिन करके यानी छोटी की मात्रा लगा के इस वर्ड को बोल सकते हैं, और ज्यादा बेटर साउंड करेगा, आप ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाएंगे। हैविंग बिन स्कोल्डेड ही स्टार्टेड क्राइंग। डांट खाकर वो रोने लगा। रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसने लोगों के नाम गिनाने शुरू कर दिए, यानी बड़े बड़े लोगों के नाम लेने लगा। तो रंगे हाथों का मतलब होता है किसी काम को करते हुए पकड़े जाना, कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाना। अच्छे कामों के लिए हम नहीं बोलते रंगे हाथों पकड़े गए। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो हम नहीं कहेंगे तुम रंगे हाथों पकड़े गए, तो गलत कामों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हैविंग बीन कॉट, और कैसे? रेड हैंडेड, रंगे हाथों। हैविंग बीन कॉट रेड हैंडेड, उसने बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाना शुरू कर दिया, उनसे जान पहचानी दिखानी शुरू कर दी। ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग नेम्स। तो ड्रॉप नेम्स का मतलब होता है बड़े बड़े लोगों के नाम लेना, ये बताना कि मैं इन्हें जानता हूं भाई। तो हैविंग बीन कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग नेम्स, यानी रंगे हाथों पकड़ा गया और उसने बड़े बड़े लोगों से अपनी जान पहचान बतानी शुरू कर दी। हैविंग बीन कॉट रेड हैंडेड ही स्टार्टेड ड्रॉपिंग नेम्स। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी दो एक्शन हो रहे हैं, लेकिन हमें डूअर का पता नहीं है, इसलिए इसे पैसिव वॉइस में बना रहे हैं, और सिर्फ बिन का और इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जहां पर दो एक्शंस हो और दोनों के एक्शन के बीच में गैप हो, तब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। यहां पे एक छोटी सी स्टोरी है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। रोहन को क्या पता था कि एक दिन उसका अपना दोस्त उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। रोहन को क्या पता था कि एक दिन उसका अपना दोस्त उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। तो रोहन को क्या पता था, इसको हम बोलेंगे रोहन हैड नो आइडिया दैट one day his own friend would try to kill him. Rohan had no idea that one day his own friend would try to kill him. रोहन को क्या पता था कि एक दिन उसका अपना दोस्त उसे मारने की कोशिश करेगा। एक बार हमला होने पर रोहन ने पुलिस में शिकायत कर दी। एक बार हमला होने पर रोहन ने पुलिस में शिकायत कर दी। Having been attacked, और कब? पहली बार या एक बार? once. Having been attacked once, Rohan complained
to the police. Having been attacked once, रोहन complained to the police. एक बार हमला होने पर रोहन ने पुलिस में शिकायत कर दी. Next it says, पुलिस के द्वारा बुलाए जाने पर, जब पुलिस ने उसे बुलाया तो पुलिस के द्वारा बुलाए जाने पर रोहन का दोस्त डर गया. पुलिस के द्वारा बुलाए जाने पर रोहन का दोस्त डर गया. So having been called by the police, having been called by the police, Rohan's friend got scared. Having been called by the police, Rohan's friend got scared. उसका दोस्त जो था वो डर गया. चलिए, डर गया, ठीक है. आगे देखते हैं. पकड़े जाने पर वो रोहन से माफी मांगने लगा. पकड़े जाने पर वो रोहन से माफी मांगने लगा, यानी कि जब वो पकड़ा गया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, माफी मांगने लगा. सो हैविंग बिन, यहां पर पकड़े जाना, क्योंकि पुलिस पकड़ रही है तो हम कॉट की जगह अरेस्टेड बोल सकते हैं. हैविंग बीन अरेस्टेड, ही स्टार्टेड, पास में है काम, ही स्टार्टेड apologizing. He started apologizing to Rohan. तो इसके बाद हम लोग to लगाएंगे. So he started apologizing to Rohan. उसने माफी मांगना शुरू कर दिया. He started apologizing to Rohan. और कब, पकड़े जाने पर. Having been arrested, he started apologizing to Rohan. अपनी कंप्लेन वापस लेकर रोहन ने घर पहुंचने के लिए टैक्सी की. कब की, अपनी कंप्लेन वापस लेने के बाद. तो हम कह सकते हैं having taken his complaint back, having taken his complaint back, रोहन ने घर पहुंचने के लिए टैक्सी की. रोहन took a taxi to reach home. So अपनी कंप्लेन वापस लेकर रोहन ने घर पहुंचने के लिए टैक्सी की. Having taken his complaint back, रोहन took a taxi to reach home. घर पहुंचकर रोहन ने अपने लिए चाय बनाई. So घर पहुंचकर रोहन ने अपने लिए चाय बनाई. Having reached home, रोहन made tea. किसके लिए, अपने लिए, for himself. Having reached home, रोहन made tea for himself. रोहन ने अपने लिए चाय बनाई. फिर क्या किया रोहन ने, चाय पीकर वो छत पर गया. सो चाय पी उसने और वो छत पर गया. सो हैविंग टेकन टी, चाय पीकर, हैविंग टेकन टी, he went to the terrace. Having taken tea, he went to the terrace. So guys, यहां पर हमने डिटेल में ये सभी पार्टिसिपल पढ़े हैं. एंड आई होप कि अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये पार्टिसिपल होता क्या है और इसको इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं, किस किस सिचुएशन में करते हैं. तो चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, नाउ यू ऑल कैन मेक स्टैंडर्ड सेंटेंसेस, क्लासी एंड जैजी सेंटेंसेस. सो ऑल द वेरी बेस्ट.